हमारी ना एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री जो तमिलनाडु बोर्ड की हमने बुक्स उठाई हुई है, वहाँ से सीरीज एक चल रही है। वो 11th क्लास की बुक है। ये तमिलनाडु बोर्ड की सेकंड 12th क्लास की बुक है, जिसमें इन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बोला हुआ है। जैसे फर्स्ट चैप्टर है इंडिया अंडर इंग्लिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, वॉरेन हिस्ट्री के बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, द मार्क्यूस ऑफ वेलेस्ली के बारे में, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या आई थी, एजुकेशनल और रिफॉर्म्स के बारे में, सोशल रिफॉर्म्स, पालंकर रेबिलियन क्या था, वेल्योर म्यूटिनी क्या थी, फिर ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 क्या था, फिर ब्रिटिश आफ्टर 1855 के बाद कैसा हो गया, यहाँ पे जो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन आए, फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हमारे इंडिया में चल रहे थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट 1885 से 1905 के बीच में क्या क्या हुआ, फिर नेक्स्ट है 1905 से लेके 1916 के बीच में क्या क्या हुआ, इंडियन नेशनल मूवमेंट 1947 तक, तमिलनाडु का क्या रोल रहा, जस्टिस पार्टी रूल, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर ये मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री, इसमें रेनेसांस, जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, इन सब के बारे में। फिर रिफॉर्म रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड आज क्या है वैसे उन चीज़ों को लेके भी पढ़ेंगे। पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो है सम ऑफ द मोस्ट गवर्नर जनरल, जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल थे बंगाल के भी और इंडिया के भी, उन सब के बारे में। वॉरेन हेस्टिंग 1774 से लेके 1785 में आए। ये थे गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम इन बंगाल, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। पहले वॉरेन हेस्टिंग 1774 से लेके 1785। फिर आए कॉर्नवालिस, जो थे 1786 से लेके 1793 तक। फिर वेलेस्ली आए 1789 से लेके 1805 तक। फिर सेकेंड टाइम गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस दोबारा आए, पहले आ चुके थे 1786 में और 1793 में। फिर थर्ड टाइम कब आए ये, सॉरी सेकेंड टाइम कब आए कॉर्नवालिस 1805 में। फिर हेस्टिंग कब आए 1813 से लेके 1823 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से लेके 1833 के बीच में। फिर आगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जब चार्टर एक्ट आए 1833 में। पहले लॉर्ड विलियम बेंटिक थे ना पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे। ये 1833 से लेके 1835 में आए। डलहौजी 1848 से लेके 1856 में। लॉर्ड कैनिंग कब आए 1856 से लेके 1858। जब स्पाई म्यूटिनी हुई तो यही गवर्नर जनरल्स को चेंज करके क्या बोल दिया गया, वाइसरॉय। जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वही फर्स्ट वाइसरॉय था, दैट इज लॉर्ड कॉर्नवालिस 1858 से लेके 1862। फिर लिटन 1876 से लेके 1880 में। रिपन 1880 से लेके 84 के बीच में। कर्जन 1899 से लेके 1904। चेल्समोंट कब आए 1816 से लेके 1821। एडविन कब आए 1826 से लेके 1831 पे। फिर विलिंगडन कब आए 1831 से लेके 1834 में। लिथगो कब आए 1834 से लेके 1836 में। फिर माउंट बेटन आए थे 24 मार्च 1947 से लेके 15 अगस्त 1947। आफ्टर इंडिपेंडेंस माउंट बेटन रहे एक साल के लिए 1947 से लेके 48। फिर कौन आया, राज गोपालाचार्य जी 1948 से लेके 50 के बीच में। अब जो हम पढ़ेंगे पहली पहली चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला चैप्टर
ये कब कब आए उनकी क्रोनोलॉजी हमने पढ़ी। सेकंड है, अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंडिया अंडर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया, ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसे आया, और वॉरेन हेस्टिंग के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। ग्रोथ कैसी हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की, रूल इन इंडिया कैसे रूल हुआ, रिफॉर्म्स कैसे इंट्रोड्यूस हुए गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग के। फिर यहाँ पे प्रोविजन, मेरिट्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट क्या थे 1773 में, एक्सपेंशन पॉलिसीज क्या थी वॉरेन हेस्टिंग की, फर्स्ट मराठा वॉर, सेकंड मैसूर वॉर, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में, और इम्पीचमेंट कैसी हुई वॉरेन हेस्टिंग की। फर्स्ट टॉपिक है द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, इस कब के बारे में, ये इस्टेब्लिश कब हुई, 31 दिसंबर 1600 एज पर द रॉयल चार्टर इशूड बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एलिजाबेथ वन। इन एक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इंडिया में आई और इस्टेब्लिश हुई 31 दिसंबर 1600 में एज पर द रॉयल चार्टर। कहाँ का रॉयल चार्टर, इंग्लैंड का। किसने दिया था, वहां की क्वीन ने। क्वीन का नाम क्या था, एलिजाबेथ वन। द कंपनी हैड सेंट कैप्टन हॉकिंस टू द कोर्ट of the Mughal Emperor Jahangir in 1608 to secure permission to establish factory। ये फैक्ट्री क्या थी, स्टोर हाउस ऑफ गुड्स एट सूरत। यहाँ पे कंपनी ने किसको भेजा, पहले कैप्टन हॉकिंस आए, उन्होंने यहाँ पे मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में गए 1608 में। उन्होंने परमिशन मांगी। उन्होंने जब परमिशन मांगी तो क्या हुआ, वहां पे एक फैक्ट्री की परमिशन मांगी, और वो फैक्ट्री किस लिए थी कि अपना सामान वो वहां पे रख सके। और कहाँ पे फैक्ट्री के लिए बोला उन्होंने, सूरत में। इट वॉज टर्न आउट इनिशियली, पहले तो नहीं माना। फिर उनको 1613 में जहांगीर ने फरमान परमिट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो अपनी सूरत में फर्स्ट पोस्ट या जो भी उनकी फैक्ट्री वो स्टैब्लिश कर सकते हैं। फिर उसके बाद आए सब्सिक्वेंटली सर थॉमस राव रो आए। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने और ट्रेडिंग राइट्स लिए एंड प्रिविलेज, जो बहुत प्रिविलेजिंग, बहुत बेनिफिशियल थे किन के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अकॉर्डिंगली द इंग्लिश सेटअप बिजनेस सेंटर्स एट, कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपने बिजनेस के सेंटर्स बनाए, आगरा, अहमदाबाद और बरोच। स्लोली द ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सीडेड इन एक्सपेंडिंग इट्स एरिया ऑफ ट्रेड। और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, यहाँ पे ना इन्होंने अपनी जो एक्सपेंशन थी वो बढ़ा दी। नेक्स्ट, इन 1639 फ्रांसिस डे, 1639 को फ्रांसिस डे मनाया जाने लगा। कहाँ पे, सिटी ऑफ मेड्रास में। एंड कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे एक फोर्ट बनाया गया, किसके नाम से, फोर्ट का नाम क्या था, सेंट जॉर्ज। ऑन द वेस्ट कोस्ट द कंपनी ऑब्टेन्ड बॉम्बे ऑन लीज, और कंपनी ने वेस्ट कोस्ट पे बॉम्बे को क्या ले लिया, लीज पे ले लिया। फ्रॉम देयर किंग, अपने किंग से चार्ल्स सेकंड, फॉर ए रेंट ऑफ 10 पाउंड्स पर एनम इन 1668। 10 पाउंड्स पे ले लिया, और किंग चार्ज से लिया। कब लिया, 1668 में। मद्रास, बॉम्बे ले लिया, मद्रास में फोर्ट बना दिया, फ्रांसिस डे मनाने लगे। वहां पे लीज पे ले लिया, भाई बॉम्बे हमारा बॉम्बे, और ये लीज पे ले रहे विदाउट अवर प्रायर उसकी परमिशन के। By the year 1619, the Jock Charnock, the agent of the East India Company, purchased three villages. तीन villages purchase किए थे, सुतनाती, गोविंदपुर, कालीकट। तीन तीन villages purchase कर लिए, which in course of time grew into the city of Calcutta। बाद में यही जो तीन villages थे, ये क्या बन गई, city of Calcutta बन गई। It was, जो आज कोलकाता के नाम से जानी जाती है। It was fortified by Jock Charnock, who named Fort William after the English King William III। इन्होंने, जॉब कॉर्नक ने क्या किया, फोर्ट विलियम का नाम, इंग्लिश का एक किंग था जो जिस किंग का नाम था विलियम थर्ड, उनके नाम पे इसका फोर्ट का नाम रखा। The factories and trading centers which the established along the sea coast of India were grouped under three presidencies। अब इन सी कोस्ट पे तीन प्रेसिडेंसीज आई, बॉम्बे, मद्रास एंड कलकत्ता। पहले क्या, यहाँ पे आए, चार्टर एक्ट लेके आए, एस्टैब्लिश हुआ,
जहांगीर के कोर्ट में गए, वहां से परमिशन ली, वहां पे जाके फिर अपना बनाने लगे। तीन ट्रेडिंग बिजनेस, 3 जगहों पे एक्सपेंशन करने लगे, आहिस्ता-आहिस्ता और एक्सपेंशन होने लगी। अब यहाँ पे फ्रांस भी है। अब इसकी ना आपको टाइमलाइन जोड़ते जानी है, कब-कब क्या-क्या हो रहा है, क्यों हुआ, वो रीज़न समझते जाना है। After the Battle of Plassey in 1757 and the Battle of Buxar in 1764, the company became a political power. 17 बैटल ऑफ प्लासी हुई 1757 में और बैटल ऑफ बक्सर हुई 1764 में, जहाँ पे ये कंपनी क्या बनी, पॉलिटिकल पावर बनी। इंडिया अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल अंटिल 1858। कंपनी ने हमारे ऊपर रूल 1600 से लेके 1700 से लेके 1858 तक किया। Then it came under the direct administration of crown। और ये फिर 1858 में क्या हुआ, इंडिया सीधा डायरेक्ट किसके एडमिनिस्ट्रेशन में आ गया, ब्रिटिश क्राउन के। रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम अंडर द कंपनीज रूल। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो फर्स्ट गवर्नर था फोर्ट विलियम का, और कहाँ पे, कंपनीज रूल का। ही वाज सक्सीडेड बाय वेरलेस्ट एंड कैरियट। ये सक्सीडेड वेरलेस्ट और कैरियट के बाद थे। इन 1772 द कंपनी अपॉइंटेड वारन हेस्टिंग एज द गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम। 1772 में कौन आ गए, वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर फोर्ट विलियम के। ये कब हुआ, बैटल के बाद। बैटल ऑफ प्लासी क्या है, बैटल ऑफ बक्सर क्या है, ये भी आगे पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग ने क्या रिफॉर्म्स किए। When Warren Hastings assumed the administration of Bengal in 1772, he founded it in a utter chores। उसको लगा था ये तो छोटा सा काम है। The financial position of the company became worse and difficult, were intensified by famine। अब जो कंपनी की ना कंडीशन बुरी हो गई, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो गया, फेमाइन आ गया। फेमाइन आने से अब जो कंपनी यहाँ पे रूल करने आई है, जो यहाँ पे राज कर रही है, वो भी तो राज तभी कर पाएगी ना, कि आप किसी के ऊपर राज तभी कर सकते हो जब उसके पास कुछ हो। जब उसके पास कुछ है ही नहीं तो वो राज क्या करेगी। फेमाइन आने से भुखमरी होगी, भुखमरी होने से गरीबी आ गई, तो वो गरीबी में आटा गिला वाली बात होने लगी। Therefore, Warren Hastings realized the immediate need for the introducing reforms। उनको लगा अब यहाँ पे रिफॉर्म्स आने चाहिए। वो रिफॉर्म्स हमारे लिए नहीं थे, वो रिफॉर्म्स थे कि उनको रेवेन्यू अच्छा मिले। तो उन्होंने क्या किया, पहले एबोल्यूशन ऑफ ड्यूअल सिस्टम, पहले तो खत्म किया ड्यूअल सिस्टम। द ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू एक्ट एज दीवानी अंडरटेकन बाय कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय इट्स ओन एजेंट। पहले तो दीवानी एक्ट लाया गया, जिसका क्या काम था कि यहाँ पे कलेक्शन होगी रेवेन्यू की, जो भी रेवेन्यू ये टैक्स लेंगे वो कौन लेंगे, इनके एजेंट्स लेंगे। हेंस द ड्यूअल सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव। ये ड्यूअल सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। एज अ मेजर टू इम्प्रूव द फाइनेंसेस ऑफ द कंपनी, वारेन हेस्टिंग reduced the Nawab's allowance of 32 lakhs of rupees to half that of अमाउंट। उन्होंने क्या किया, इम्प्रूव करने के लिए, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, यहाँ पे फेमाइन आया हुआ था, तो वारेन हेस्टिंग ने पहले तो डुअल सिस्टम खत्म किया। उन्होंने रिड्यूस की, नवाब को जो अलाउंसेस मिलते थे वो 32 लाख से का आधा कर दिया। अब 32 का आधा कितना होता है, 16। ही ऑल्सो स्टॉप द एनुअल पेमेंट, जो एनुअल पेमेंट जाती थी 26 लाख की मुगल एम्पर को, वो भी उन्होंने बंद कर दी। पहला काम उन्होंने ये किया, ये रिफॉर्म लाया था। फिर आगे रेवेन्यू रिफॉर्म। अब रेवेन्यू रिफॉर्म में आफ्टर द एबॉलिशन ऑफ ड्यूअल सिस्टम के एबॉलिशन के बाद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू फेल ऑन द शोल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब जो रेवेन्यू इकट्ठा करने एजेंट्स जाते थे, अब वो काम किसके कंधों पे आ गया, कंपनी के कंधों पे आ गया। और यहाँ पे क्या बनाया गया, ए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वाज एस्टैब्लिश्ड एट कलकत्ता सुपरवाइज द कलेक्टिंग ऑफ रेवेन्यू। जो सुपरवाइज, अब कहाँ पे बना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कलकत्ता में बना, जो रेवेन्यू सब वो सुपरवाइज करेगा। इंग्लिश कलेक्टर्स वर अपॉइंटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। अब इंग्लिश कलेक्टर्स आने लगे जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होंगे,
उनको अपॉइंट किया जाने लगा। द ट्रीटी वॉज रिमूव फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता। एक जो ट्रेजरी थी, द ट्रेजरी हटाई गई वहां से, मुर्शिदाबाद से लेके कलकत्ता तक की। एंड अकाउंटेंट जनरल वॉज अपॉइंटेड। एक अकाउंटेंट जनरल को अपॉइंट किया गया। कलकत्ता thus became the capital of Bengal in 1772 and shortly after the of British India। पहले ये कलकत्ता किसकी कैपिटल बनी? बंगाल की 1772 में। उसके बाद थोड़ी ही देर के बाद किसकी बन गई? ब्रिटिश इंडिया की। द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या फ्रेम करता था? आउट द लैंड्स बाय ऑक्शन फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years इंस्टेड ऑफ 1 year इन ऑर्डर टू फाइंड आउट देयर रियल वैल्यू। ये क्या करता था? ऑक्शंस लगाते थे, बिडिंग करते थे 5 साल के पीरियड, 5 साल के लिए, और इंस्टेड ऑफ 1 year, और ना कि 1 साल के लिए, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट देयर रियल वैल्यू, कि उनको असली वैल्यू चीज की पता लग सके, क्योंकि वो तो फॉरेनर्स थे, उनको क्या पता हमारी चीजों के बारे में। तो उनको तो वही करना है ना, पहले एनालाइज करना है, देखना है। अब हमारे घर कोई आता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे घर कोई आता है, वो आके ही तो बोलने शुरू नहीं कर देता ना, ये चीज ऐसी है, वो चीज ऐसी है। वो आहिस्ता आहिस्ता, हम वो 2 दिन रुकेगा, 3 दिन रुकेगा, 4 दिन रुकेगा, हफ्ते से ज्यादा रुकेगा, तो वो हमारे लिए बोलना शुरू कर देगा, आपके चीज घर में ये चीज खराब है, ये ऐसे है, ये वैसे है। वो एनालाइज करना शुरू हो जाता है। वैसे ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। The zamindar were given priority to auction. However, certain good measures were taken to safeguard the interest of the peasant. अब कुछ जो इन्होंने मेजर्स लिए या कुछ प्रायोरिटी में सेफगार्ड्स लिए, वो किसके लिए कुछ हद तक बेनिफिशियल हुए? पीजेंट्स के लिए। आर्बिट्रेरी सीजेस एंड अनरीजनेबल फाइन्स वर एबॉलिश्ड। मतलब कुछ आर्बिट्रेरी चीजें हुई, अनरीजनल फाइन्स हुए, वो एबॉलिश्ड हो गए। Besides, restrictions were imposed on enactment of rent. कुछ restrictions जो है वो imposed हुई, जहाँ पे रेंट की enactment, रेंट लगाना, ये सब चीजें शुरू हो गई। Yet the system was failure. ये सिस्टम क्या था? एक फेलियर हुआ। Many जमींदार defaulted and the areas of revenue accumulated। कुछ जमींदार क्या इसमें डिफॉल्ट निकले, और एरियाज भी कुछ अच्छा नहीं आया। फिर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशियल सिस्टम। फिर रीऑर्गेनाइजेशन हुई जुडिशियल सिस्टम की। द जुडिशियल सिस्टम एट द टाइम ऑफ वॉरेन हेस्टिंग असेंडिंग वाज ए स्टोर हाउस ऑफ एब्यूज। यहाँ पे क्या बन गया? स्टोर हाउस बन गया एब्यूज का। द नवाब वाज ही ट्रेट्रो ऑफ द चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड मिसयूज हिज पावर। ये चीफ एडमिनिस्ट्रेशन बने जस्टिस के, और उन्होंने अपने पावर का मिसयूज करना शुरू कर दिया। ऑफन हिज जजमेंट वाज केयरलेस। उनकी जजमेंट्स में हमेशा केयरलेसनेस आती थी। The zamindars who operated as judge at lower levels with their own areas were highly corrupted and prejudiced। ये जो जमींदार थे ना लोअर लेवल्स पे, आज भी हम देखते हैं लोअर लेवल्स पे लोग ज्यादा करप्ट होते हैं। ये यहाँ पे क्या होने लगे? करप्ट होने लगे और अपनी चीजें लीक आउट करने लगे। ऑन द होल जुडिशियल इंस्टीट्यूशन सफर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम करप्शन। अब यहाँ पे करप्शन के केस ज्यादा आने लगे। वॉरेन हेस्टिंग फेल्ट the necessity of reorganization of judicial system. Each district was provided a civil court under the collector of a criminal court, Indian judicial judge, to hear appeals from the district courts to appellates court। हमने पॉलिटी में भी पढ़ा था ना कि अपीलेट्स कोर्ट्स आए, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को रखा गया। फिर कलकत्ता में पहली बार सुप्रीम कोर्ट सिविल केसेस सुने गए। तो कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट सबसे पहले कलकत्ता में हुई। फिर सिविल कोर्ट की अपील को क्या कहा जाने लगा? सरदार दीवानी अदालत, जो प्रीडाइज्ड बाय द गवर्नर, जो गवर्नर के थ्रू आई। और 2 जजेस रिक्वायर रिक्रूट हुए among his council। Similarly, the highest appellate कहाँ पे गई? सरदार निजामत अदालत में, जिन्होंने फंक्शन अंडर द इंडियन जज अपॉइंटेड इन गवर्नर इन काउंसिल में हुआ। Experts in Hindu and Muslim laws were provided to assist judges। ये क्या करते थे? किसको असिस्ट करने लगे? जजेस को। A digest to a digest of human law was prepared in Sanskrit by learned पंडित। अब हिंदू लॉज किस में प्रिपेयर होते थे? संस्कृत में। वो कौन पढ़ सकता था? या
कौन इनको पढ़ता था? पंडित से ही पढ़ते होंगे ना। एंड इट वाज ट्रांसलेटेड, फिर उसको ट्रांसलेट किस में किया गया? पर्शिया में। एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन को क्या बोला गया? कोड ऑफ हिंदू लॉज वाज प्रिपेयर्ड बाय हेलेट। जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुई थी कोड ऑफ हिंदूज लॉज की, वो किसने परफॉर्म की थी? हेलेट ने। अब ट्रेड एंड रेगुलेशन क्या है? आज ट्रेड एंड रेगुलेशन तक पढ़ेंगे ताकि आपको एक बार सुन के ना टाइमलाइन बनना शुरू हो जाए। वॉरेन हेस्टिंग abolished द सिस्टम ऑफ दक्षत दस्तक के को खत्म किया, फ्री पासिंग को, क्योंकि इससे क्या हो रहा था? इंटरनल ट्रेड तो बढ़ रहा था पर उनको जो रेवेन्यू यूके से आना चाहिए, इंग्लिश से आना चाहिए, वो भी नहीं आ पा रहा था। ही रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कस्टम हाउसेस के कम कर दिए, और टैरिफ जो था यूनिफॉर्मली 2.5% फॉर इंडियंस, 2.5% किसके लिए था? ह्यूमंस के लिए। एंड नॉन इंडियन गुड्स पे था। प्राइवेट जो ट्रेड था, कंपनी सर्वेंट्स कंटिन्यूड बट इन फोर्सेबल लिमिट्स, कुछ लिमिट्स तक का था। वेवर्स वर गिवन बेटर ट्रीटमेंट इन फैसिलिटीज वर मेड टू इम्प्रूव देयर कंडीशंस। वहाँ पे जो थी ना, इनका कंडीशन, ट्रीटमेंट, फैसिलिटीज इंप्रूव करने लगे। फिर ये क्या हुआ? यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया यूनिफॉर्म ऑफ प्रीपेड पोस्टेज सिस्टम। प्रीपेड, प्रीपेड तो सबको ही पता है, आज के टाइम पे हर कोई अपने ऑर्डर्स पहले ही प्रीपेड रख सकता है, पहले ही पेमेंट कर देना, वो सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एक बैंक वॉज स्टार्टेड इन कलकत्ता। आप देख रहे हो हर चीज कलकत्ता में ही हुई। तो उस टाइम कलकत्ता कितनी फ्लरिश्ड, कितनी अच्छी स्टेट हुआ करती होगी, वहां से कितना रेवेन्यू आता होगा। तो बैंक में पहली बार कलकत्ता में हुआ स्टार्ट। ही इम्प्रूव्ड द पुलिस इन कलकत्ता एंड द डेकॉइट्स वर severely dealt with it। और यहाँ पे हर चीज़ बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट होने लगी, और यहाँ की पुलिस बहुत अच्छे से चलने लगी, उनको रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्रूवमेंट आने लगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, वो देखते हैं कहाँ तक पढ़ा जाता है इसको। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।